हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में आज हम करने वाले हैं डिटर्मिनेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके समझेंगे, करेंगे, ताकि आप एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चंस बड़े इजीली कर पाओ। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। यहाँ पर कहता है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 4, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी कि अगर आपने पढ़ा हुआ है ऐसे कि अगर आप किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालते हो और उसका ऑर्डर n है, तो ये स्केलर उतनी ही बार बाहर आ जाता है, उसके बाद डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास आपको निकालना है 3a और ऑर्डर आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3 by 3। तो इसका मतलब 3 जो है 3 टाइम्स बाहर आएगा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 3 का क्यूब करोगे 27 और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 4। तो आंसर आ जाएगा 108। तो इसमें ऑप्शन बनेगा हमारा सी। नेक्स्ट में कहता है इफ द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब कोलिनियर पॉइंट अगर होते हैं तो उसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से जब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो फार्मूला होता है हमारे पास 1/2 1 3 x5 एंड 2 7। यहाँ पर आएगा 1 1 1। ये 0 के बराबर है क्योंकि आपको कोलिनियर इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस हाफ को जब आप उस साइड लेके जाओगे ये तो 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसको बस आप सिंप्लीफाई करो। 1 इंटू 5 माइनस 7 माइनस 2 आ गया, फिर -3 x माइनस 2 प्लस 1 7x माइनस 10। इसकी ब्रैकेट ओपन करो, -2 माइनस 3x प्लस 6 7x माइनस 10। तो 7x माइनस 3x 4x हो गया और यहाँ से आ गया -10 और -2 -12 प्लस 6, तो ये जाएगा -6। इसको आप इधर लेके जाओगे तो 4x की वैल्यू हो जाएगी 6, यानी x की वैल्यू आएगी 3/2। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास बनेगा 3/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ कहता है देयर आर 2 रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट दिस। अब यहाँ पर जो ये डिटर्मिनेंट है ये 86 के बराबर दिया है। तो डिटर्मिनेंट आप निकालोगे। अब यहाँ पर देखो जो कॉलम 1 है ना उसके अंदर एक 0 भी दे रखा है, तो आप कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड करो तो आपको थोड़ा छोटा पड़ेगा, एक स्टेप आपको कम पड़ेगा। तो हमने पहले इस 1 से किया, ये आ गया आपके पास। इसको छोड़ा हमने 2x²। फिर ये -4 है लेकिन यहाँ एक माइनस बीच में होता है तो +4 हो गया। उसके बाद फिर लेंगे -2 इंटू, इसको छोड़ते हैं और इसको छोड़ते हैं, -4x माइनस 20। इसको आप रखेंगे 86 के बराबर। तो यहाँ से आएगा 2x² प्लस 4 प्लस 8x एंड प्लस 40। इस 86 को भी आप एक काम करो, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। तो अभी आ गया आपके पास 2x² प्लस 8x, यह आ जाएगा 44 और 44 को माइनस करोगे 86 में तो बन जाएगा -42। 2 कॉमन निकाल दो। 21 के फैक्टर करेंगे तो एक 7 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, तो x प्लस 7 एंड x माइनस 3। तो x की वैल्यू -7 आ गई और x की वैल्यू +3 आ गई। अब दोनों ही रियल वैल्यूज़ हैं तो दोनों ही के दोनों पॉसिबल हैं। यहाँ कहता है कि x बिलोंग्स टू इंटीजर। i का मतलब इंटीजर हो गया। इंटीजर को या तो i से डिनोट करते हैं या फिर z से डिनोट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट बराबर है। अब यहाँ ध्यान रखना कि ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स अगर होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, 2x को 3 के बराबर रख देते और x की वैल्यू निकाल देते। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं कर सकते हो आप। डिटर्मिनेंट में इसको सॉल्व करो, 2x², फिर बीच में एक माइनस आएगा, -3 यहाँ पर है तो +3 बन जाएगा। इधर आ जाएगा 9 -x। इन सबको एक तरफ इकट्ठा करोगे तो 2x², ये -x इधर आके +x हो जाएगा, ये इसके साथ सॉल्व होके -6 हो गया। तो 6 और 2 के फैक्टर करोगे ये 12 बनेगा। 12 के फैक्टर करोगे जिससे 1 आ जाए आपके पास, तो एक बन गया 4x और एक बन गया -3x। पहले दोनों में 2x कॉमन निकाल दो, x प्लस 2 आ गया, फिर -3 कॉमन निकाल दो, यहाँ से भी x प्लस 2 आ गया। तो एक फैक्टर x प्लस 2 बनेगा, एक फैक्टर 2x माइनस 3 होगा।
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 3/2। अब 3/2 को आप कर दोगे कैंसिल, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर -2 है, तो आंसर बनेगा हमारा x = -2। ए कहता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट आपको 2 दिया हुआ है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे ए इंटू में ए ट्रांसपोज है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो आपको इसमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी चाहिए। हमें पता है कि अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये इसके बराबर होता है, अलग अलग कर देते हैं। तो अगर हम ऐसे ही इसको लेके चलेंगे तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज होगा। अब ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या फिर आप ए का डिटरमिनेंट निकालो, वो दोनों भी सेम होते हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ पर इसको रख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए, यहाँ दिखा देना, बिकॉज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे आंसर आ जाएगा 4। फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 7। एलिमेंट 7 कहाँ है? यहाँ पर है, इसका आपको माइनर फाइंड करना है। तो माइनर कौन से प्लेस पर है? ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से बचेगा आपके पास -4 एंड -3, आंसर आ जाएगा -7। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ए एंड चेक वेदर दिस इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आपको इसके माइनर और कोफैक्टर दोनों फाइंड करने हैं। तो पहले आप माइनर फाइंड कर लो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 0 -20। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -42 और -4 -46। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करोगे 30 आ गया। उसके बाद आप फाइंड करो 2 1, यानी सेकंड रो वन फर्स्ट कॉलम 21 -25 -4 हो गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम -14 और -5 -19। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 10 प्लस में 3 13। उसके बाद आ जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। कैलकुलेशन ध्यान से देखते रहना, कहीं पर गड़बड़ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करना, ठीक कर लेना। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -12। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 और -30 तो -22। थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 + 18। ये तो आ गया इसके माइनर। जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो फ़र्क क्या आता है? वैल्यू तो यही रहती है, बस इसमें ये जो 4 एलिमेंट आएंगे, एक तो ये वाला एलिमेंट, एक ये और एक ये, इन चारों एलिमेंट के साइन चेंज कर देंगे। तो कोफैक्टर को आप डिनोट कर लो C से। तो ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा 46 30, इसका साइन चेंज कर देंगे 4 -19, इसका भी साइन चेंज कर देते हैं -13 22 हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो गए। तो ये बन गए कोफैक्टर। अभी कह रहा है कि वेरीफाई करो इस प्रॉपर्टी को। यहाँ पर कोफैक्टर इसने कैपिटल A से लिखे हुए हैं, आपने कैपिटल C से लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। इसको आप अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे तो इसको आप कैपिटल A से इस तरह से करके दिखा देना, ठीक है। यहाँ पर एक हमने C बना दिया बड़े आराम से। अब यहाँ पर आप A11 मतलब जो पहला एलिमेंट है, पहले रहो पहले कॉलम का एलिमेंट है 2, और कोफैक्टर आपको चाहिए A31 है -12, A12 मतलब -3, इसको इंटू करेंगे A32 से। A32 है हमारे पास 22, A13 है 5, ये हो गया हमारे पास 18। यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करने पर ये 0 के बराबर आना चाहिए, -24 -66 + 90।
ये हो जाएगा आपके पास -90, ये +90, तो ये आ गया 0 और इस तरह से हो गया ये वेरीफाई। ए यहाँ पर ये दिया हुआ है डिटर्मिनेंट ए की रेज़ टू पावर 4 करके, फिर उसका डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हैं तो 625 के बराबर आता है। तो इसमें अगर हमने प्रॉपर्टी नहीं लगाई तो आप ए की पावर 4 यानी ए मैट्रिक्स को 4 बार मल्टीप्लाई करने बैठोगे, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें प्रॉपर्टी आप यूज़ करो, अगर हम किसी भी पावर करके फिर डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n, यानी ये जो आपको दिया हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर 4। अब इसकी वैल्यू 625 है, 625 को आप लिख लो 5 की पावर 4। अभी यहाँ पर दोनों को आप कंपेयर करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी 5। अब उसके बाद आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू में 5, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ये जो आपको एरिया ट्रायंगल का पूछा गया है, 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा दो। अब सीधा सीधा क्या होता है, हाफ इंटू में x1 y1 x2 y2 x3 y3। फार्मूला ज़रूर लिखना है जब भी आप एग्ज़ाम में दोगे, पहले फार्मूला ज़रूर लिखो। इसको सॉल्व करो, 5 से सॉल्व करते हैं, -6 और -4 -10 आ गया। फिर ये वाला एलिमेंट लोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं, यहाँ से आ गया 2 + 2 4 बन गया। इधर से आ जाएगा 8 - 12 तो -4, यहाँ से आ जाएगा -50 -16 -4, 20 और 50 70, उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा -35। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि आंसर आपको कभी भी नेगेटिव में नहीं छोड़ना है जब भी आप एरिया निकालोगे, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एरिया जब आप लिखोगे फाइनल आंसर में तो आप लिखेंगे 35 स्क्वायर यूनिट। जो नेगेटिव साइन है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्रॉस भी नहीं करना, मतलब काटना भी नहीं है। -35 अगर आ गया तो आपका जो आंसर आएगा वो +35 काउंट होगा। यहाँ पर के की वैल्यू पूछता है, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो कोलिनियर के अंदर होता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसको 0 के बराबर रखना है। तो हाफ 3 - 2 8 8 के और 2 1 1 1, इसको रखना है 0 के बराबर। अब यहाँ से इसको 1/2 को उधर लेके जाओगे तो 0 हो जाएगा, उसको तो छोड़ ही दो। 8 - 2 6, इसका साइन चेंज कर देंगे, इसको छोड़ा हमने, 8 - के +1 16 - 8 के, ब्रैकेट खोलोगे 3 6 = 18 2 8 = 16 -2 के 16 - 8 के, वो -2 और -8 -10 हो जाएगा। इसको आप उस साइड ले जाओ, +10 कर लो। इधर आपके पास क्या बन गया, 16 और 16 32 32 + 8 40 और 10 50। तो इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी 5। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 9 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर जो ये स्केलर है, इसको आप बाहर निकालो। इसको बाहर निकालोगे तो फिर से आपको प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी पड़ेगी, अगर आप k को a से मल्टीप्लाई करके, इसका ऑर्डर n/n है तो k बाहर आ जाता है, तो इसी प्रॉपर्टी को आप यूज़ करोगे तो 2 आ जाएगा बाहर। ऑर्डर कितना है 3, 2 की पावर 3 इंटू में एडजॉइंट ऑफ a। अब डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a होता है, वो निकालने के लिए आपको इसने a तो दे नहीं रखा है, आपको इसने डिटरमिनेंट ऑफ a दे रखा है, तो इसकी प्रॉपर्टी आप लगाओ। ये तो 8 हो गया, और ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a रेज़ टू पावर n-1। तो डिटरमिनेंट ऑफ a 9 है, पावर इसकी n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 - 1 आ गया 2, तो ये आ जाएगा 8 इंटू में 81। आंसर आ जाएगा आपका 648। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है फॉर एनी 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इसके बराबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू ये है, अब हमें पता है कि a को एडजॉइंट ऑफ a से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में i के बराबर आता है।
तो यहाँ से आप 8 को कॉमन निकाल लो, तो ये आ गया आपके पास, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। दोनों को आप कंपेयर करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई 8। 11 इसमें कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब एक तरह से मैट्रिक्स मेथड ही आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से जो इक्वेशन आपको दे रखी है, इससे पहले आप मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। जो मैट्रिक्स ए होती है उसके अंदर एक्स और वाई के कोफिशिएंट हम लिख लेते हैं 1, -1, यहाँ पर आ गया 2 और 3। और जो एक्स मैट्रिक्स होती है उसके अंदर ये वेरिएबल्स आ गए एक्स और वाई। उसके बाद एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं बी, उसमें जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट होते हैं 5 और -1 ये आ जाएंगे। अब इससे आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x और y की जो वैल्यू है यहाँ पर जो इसके एलिमेंट है उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें पहले इसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले आप डिटरमिनेंट निकालो और चेक करो कि इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 3, यहाँ से आ जाएगा +2, तो 5 आ गया, यानी नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करने का मतलब है कि आप इसको इसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले कोफैक्टर चाहिए, उससे आप एडजॉइंट निकालोगे। लेकिन ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो 2/2 मैट्रिक्स में आप डायरेक्टली एडजॉइंट निकाल सकते हो। तो एडजॉइंट में क्या होता है, इसका 1 और 3 को हम आपस में रिप्लेस कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं। अब ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ पर 3, 1, -2 और 1, और इसका डिटरमिनेंट है 5 से कर दिया हमने इसको डिवाइड। अब यहाँ पर ये जो रिलेशन हमने बनाया है, इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a को अगर हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b के बराबर आएगा। तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, a को उधर लेके जाओगे, ये बनेगा a इन्वर्स इंटू में b। अब a इन्वर्स की वैल्यू आपके पास ये है 3, 1, -2, 1। a इन्वर्स इंटू में b, b अब हमारे पास आ गया 5 और -1। यहाँ पर रखते हैं हम x और y, इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 -1 14 हो गया, -10 और -1 -11, तो ये हो गया 14/5 और ये आ गया -11/5। तो x की वैल्यू तो आ गई 14/5, y की वैल्यू आ गई -11/5। आंसर जो भी आपका निकलेगा आप चेक कर सकते हो अपने आंसर को इक्वेशन के अंदर पुट करके। जैसे ये इक्वेशन है, x की जगह अगर मैं पुट कर दूँ 14/5, यहाँ पर y की जगह कर दूँ -11, एक माइनस यहाँ पहले से ही है, तो ये क्या बन जाएगा 14/5 + 11/5 यानी 25/5, 5 बन गया और राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, मतलब आंसर हमारा ठीक है। तो इस तरह से आप फटाफट अपना आंसर चेक भी कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस में। यहाँ पर कहता है कि a हमें ये दे रखा है, फाइंड x सच दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड फाइंड a इनवर्स। तो पहले तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर x की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर इनवर्स भी फाइंड करना है। तो a स्क्वायर का मतलब हो गया यहाँ पर 3 - 2 4 - 2 3 - 2 4 - 2, ये तो a स्क्वायर आ गया, x इंटू में a -2 इंटू में i। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से आ गया 9 - 8 1 आ गया, -6 और +4 -2 हो गया, 12 - 8 4 -8 +4, x को मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 3x - 2x 4x - 2x 2 0 0 2। (3x - 2 -2x 4x -2x -2). अब यहाँ पर कंपेयर करो, 3x - 2 को 1 से कंपेयर करोगे तो 3x = 3 यानी x की वैल्यू आ गई 1। अब बाकी से बस आप ये चेक कर लो कि ये वैल्यू सभी को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सभी को सेटिस्फाई करेगी यानी सभी से x की वैल्यू 1 निकलेगी तभी वो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो -2 आएगा, यहाँ भी देखो -2 है, 1 यहाँ रखता हूँ तो 4 आ जाएगा,
यहाँ -1 यहाँ 1 रखता हूँ तो -4 बनेगा, यहाँ भी -4, यानी सभी से वैल्यू आपकी यही निकलेगी, तो ये ठीक है। अब इसको आप पुट कर दो यहाँ पर, वैल्यू तो आपकी निकल गई, क्वेश्चन का आधा पोर्शन हो गया हमारा। अब कह रहा है कि a² x की जगह 1 रखेंगे तो a ही रहेगा वहाँ पर। ये इक्वेशन आपके पास आ गई। अब इसकी हेल्प से आपको a इन्वर्स फाइंड करना है। अब a इन्वर्स फाइंड करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को आप a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो a² इंटू में a इन्वर्स, a इंटू में a इन्वर्स, i इंटू में a इन्वर्स। a² को a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो a बचेगा, a को a इन्वर्स से करेंगे तो i बचेगा, माइनस और i को किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो तो वो सेम मैट्रिक्स ही रहती है। इसको आप इधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, तो i की वैल्यू होगी आपके पास 1 0 0 1, और a की वैल्यू है 3 - 2 4 - 2, 1 - 3 -2 आ गया, यहाँ +2 आ जाएगा, -4 1 + 2 यानी 3। अब यहाँ पर 2 इंटू में a इन्वर्स था, तो a इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसका आप हाफ कर दो। अब a आपको ये दे रखा था, a इन्वर्स आपने ये निकाल लिया। इसको भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी क्वेश्चन को और आंसर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आइडेंटिटी बनना चाहिए। देखो इस रो को अगर मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से बनेगा 3 इंटू -1 -3, और यहाँ से आ जाएगा +4, तो -3 + 4 1 आ गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट 0 आना चाहिए इससे, देखो 3 इंटू 1 3 हो गया, और -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ गया। अब 3 और -3 को सॉल्व करोगे तो 0 आ गया। ऐसे बाकी दोनों भी आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। यहाँ पर 0 आ जाना चाहिए और लास्ट में 1 आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि फाइंड द मैट्रिक्स x फॉर विच दिस इंटू में दिस इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर हमें पता नहीं अभी क्या है, तो इसमें आप एक काम कर सकते हो कि इस वाली मैट्रिक्स को आपने a मान लिया, ये तो x है ही, और इसको आपने मान लिया b। आपको वैल्यू x की निकालनी है, तो आप इसको इधर लेके जाएंगे, x इक्वल्स टू a इन्वर्स b। यानी सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि आपने a का इन्वर्स निकाल लो, उसको b से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वही x मैट्रिक्स बन जाएगी ना। तो अब a हमारे पास क्या है, a हमने इसको माना था। अब इसका इन्वर्स निकालने के लिए आपको पहले इसका डिटरमिनेंट चाहिए, 5 - 4 यानी 1 आ जाएगा। ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट आप 1 5 -4 -1 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब उसके बाद आप इसका इन्वर्स निकालोगे। इन्वर्स में जो एडजॉइंट आता है इसको डिवाइड कर देते हैं हम इसके डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट कितना है 1, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इसका इन्वर्स आ गया। अब इस इन्वर्स को आप यहाँ पर पुट करो तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। a इन्वर्स की जगह आ गया 1 - 4 -1 एंड 5 इंटू में b की जगह 1 - 2 1 3। यहाँ से देखो 1 - 4 -3 -2 -12 -14 -1 + 5 4 2 और 15, तो ये आ जाएगा आपके पास मैट्रिक्स x। अब इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, ये कहता है यूजिंग द सिस्टम ऑफ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल की हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में मेथड का नाम दे दिया तो फिर आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, मेथड का नाम नहीं दिया तो फिर आप जिस मर्जी मेथड से करो। तो क्रैमर रूल के हिसाब से आपको क्या करना पड़ता है, आपको पहले एक डी बनाना पड़ता है। डी कैसे बनता है, यहाँ से x का कोफिशिएंट 2, y का -3, इधर से x का 5, इसका 3, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6 -15, ये आ जाएगा यहाँ के +15 यानी 21 आ गया। उसके बाद आप निकालेंगे D1। तो D1 में क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वाली टर्म है ये 5 और 2 ये आ जाएगी पहले कॉलम पर, दूसरा कॉलम सेम रखना है आपको। तो 5 3 = 15 + 6, फिर D2 निकालेंगे। D2 में पहला कॉलम सेम रखना है, दूसरे कॉलम में ये आ जाएगा 5 और 2 4 -25 -1। अब x की वैल्यू होती है, फार्मूला इसमें आता है D1/d, यानी 21/20
यहाँ -21 आएगा। 21 अपॉन में 21 यानी 1 आ गया। y की वैल्यू निकालोगे तो d2 अपॉन में d, -21 अपॉन 21, आंसर आ जाएगा -1। अगर 3/3 में क्रैमर रूल लगाना होगा तो प्रोसेस सेम ही रहेगा, जैसे हमने 2/2 में करा ऐसे 3/3 में करेंगे। तो यहाँ पर आप d निकालोगे पहले, तो 1 -2 और 3, इधर से 2 1 -1, 3 -1 और 2, सॉल्व करो इसे 1, इधर से आ जाएगा 2 -1, 1 हो गया, फिर +2, इसको छोड़ देंगे, 4 + 3 7, 3 -2 और -3 -5, तो ये बनेगा 1 + 14 -15, तो ये तो आ गया 0। अगर d 0 आ गया तो फिर आपको d1 d2 d3 को चेक करना है। अगर d1 d2 d3 में से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर उन तीनों में से अगर तीनों के तीनों जीरो आ गए तो हम कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। पहले चेक करते हैं कि क्या आता है। तो पहले उसके लिए आप d1 निकालो। तो d1 में जो पहली वाला जो कांस्टेंट वाली टर्म है राइट हैंड साइड वाली 1 3 और -2, ये पहले कॉलम पे आ जाएंगे, बाकी आपका सेम रहेगा। अब इसको आप चेक करो तो आ जाएगा 2 -1, 1 आ गया। जैसे करेंगे 6 और -2 4 हो गया। जैसे करोगे -3 और -3 और +2 -1, 1 + 8 -3, 8 और 1 9, 9 में से 3 गए 6, ये 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब हम कहेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। आगे करने की ज़रूरत नहीं है। d1 d2 या d3 में से कोई एक भी नॉन जीरो आ जाए तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इट हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन होता, मान लो ये d नॉन जीरो आता, तो फिर हम वैसे ही निकालते x की वैल्यू d1 अपॉन d, y की वैल्यू d2 अपॉन d और z की वैल्यू d3 अपॉन में d। यहाँ कहता है कि 3 शॉपकीपर्स A, B, C आर यूजिंग पॉलीथीन बैग्स, हैंडमेड बैग्स, न्यूज़पेपर बैग्स। A uses 20, 30 and 40 numbers of bags of respective type. B uses 30, 40 and 20 of each respective kind, while C uses 40, 20 and 30 of each type. Each shopkeeper spend rupees this and this on the bags. Find the cost of each carry bag using matrix method. तो हम ये मान लेते हैं कि जो ये तीनों के तीनों बैग हैं, एक की कॉस्ट x मान लेते हैं, एक की y, एक की z। तो इसकी कॉस्ट हमने मान ली, जो कौन सा है पॉलीथीन वाला बैग है, इसकी x मान लेते हैं, हैंडमेड की y मान लेते हैं, न्यूज़पेपर की z मान लेते हैं। इसको आप पहले स्टेटमेंट में शो कर देना। उसके बाद जो a है उसने 20 बैग्स यूज़ करे पॉलीथीन के, तो इक्वेशन बनेगी 20x प्लस 30 बैग यूज़ करे उसने हैंडमेड, तो इसकी कॉस्ट बन गई 30y। और तीसरे वाले बैग न्यूज़पेपर वाले उसने यूज़ करे 40, इसकी कॉस्ट थी z। टोटल कॉस्ट जो शॉपकीपर ए स्पेंड करता है वो है 250। यहाँ से आप 0 कॉमन निकाल दो तो 2x प्लस में 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 25, ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। फिर ऐसी सेम दूसरी इक्वेशन आप यहाँ से बनाओ, 30, 40 और 20, 30, 40 एंड 20। इधर आपके पास b की कॉस्ट है 220, फिर आप कॉमन निकाल दो 10, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। थर्ड आप बनाओगे वहाँ से 40, 20 एंड 30, इसकी कॉस्ट है 200, यहाँ से भी कॉमन निकाल दो, ये बन गई इक्वेशन थर्ड। अब इसने यहाँ पर नाम दे दिया, हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो उसी से करेंगे। अगर नाम नहीं देता तो हम क्रैमर रूल से भी कर सकते थे। तो मैट्रिक्स मेथड में पहले आप ए मैट्रिक्स बनाते हो, एक ये आएगी 2 3 4 3 4 2 4 2 3। एक्स मैट्रिक्स में जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं x, y और z,
और बी मैट्रिक्स में जो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट आ रहा है 25, 22 और 20। पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। 2 इंटू 12 माइनस 4 8, 9 माइनस 8 1, 6 माइनस 16 माइनस 10, 8 टू द 16 माइनस 3 माइनस 40, तो ये हो जाएगा 43 माइनस 27। अब आपको निकालनी है वैल्यूज़। पहले माइनस 27 आ गया तो यहाँ दिखा दो नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर इसका एडजॉइंट निकालने के लिए, अब क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट आप डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा प्रॉपर, मतलब यूजुअल मेथड, सारे के सारे कोफैक्टर इसमें निकालने पड़ेंगे। तो कोफैक्टर निकालने के बाद फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर इसके निकालो। C11, अब C11 में तो यही आएगा 8 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर माइनस 10 आएगा, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत है नहीं। 8, लेकिन जो दूसरा कोफैक्टर होता है इसका साइन हो जाता है चेंज, तो ये हो जाएगा -1 और इसका आ जाएगा -10। फिर आप निकालो C21। तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से चलेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 9 माइनस 8 1 आ गया, लेकिन इसका साइन कर देना है चेंज। C22 इसको और इसको छोड़ेंगे, 6 माइनस 16 तो आ गया -10। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 4 माइनस 12, तो 4 माइनस 12 -8 बनता है, लेकिन यहाँ पर +8 आ जाएगा क्योंकि इसका साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 माइनस 16 -10। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 4 माइनस 12 -8, फिर यहाँ साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम यह आ जाएगा 8 माइनस 9। थर्ड रो थर्ड कॉलम 8 माइनस 9 -1, तो इसका जो एडजॉइंट है वो क्या बन गया, इसका जो कोफैक्टर होता है उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। उसके बाद अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद हमारे पास जो रिलेशन होता है उसके हिसाब से उसके लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा ए इन्वर्स। इन्वर्स के लिए हमारे पास डिटरमिनेंट था इसका -27, इससे आप कर दो इसको डिवाइड। अब जो रिलेशन हमारे पास यहाँ से आता है, जो इक्वेशन से हम बनाते हैं कि a को x से मल्टीप्लाई करके हमारे पास b आता है, तो x की जो वैल्यू बनती है वो बनेगी a इन्वर्स इंटू में b। अब a इन्वर्स की जगह आप ये पुट करेंगे, इंटू में करेंगे b हमारे पास है 25, 22 और 20। तो इस पहले वाली रो को आप सॉल्व करोगे, 25 इंटू में 8 200 हो गया, और ये -22 हो गया, और ये -200 हो गया, तो 22 बचेगा -22। ऐसी वाली सेकंड रो को जब आप इससे सॉल्व करोगे तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ जाएगी -85, और नीचे वाले से वैल्यू आ रही है -94, और -27 से इन सबको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 22/27, 85/27, 94/27। अब ये कटता हो तो इसे काट दो, नहीं कटता तो यही आपके पास ये x की वैल्यू आ गई ये y की वैल्यू आ गई और ये z की वैल्यू आ गई।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्कूल प्लान टू अवार्ड 6,000 इन द टोटल टू स्टूडेंट टू रिवार्ड फॉर ए सर्टेन वैल्यू। एक स्कूल ने प्लान किया कि अपने स्टूडेंट्स को 6,000 रुपीज़ के प्राइजेस देगा, किसके लिए? ऑनेस्टी के लिए, रेगुलरिटी के लिए और हार्ड वर्क के लिए। When 3 times the award money for hard work is added to the award money given for honesty amount to rupees 11,000, the award money for honesty and hard work together is double the award money for the regularity. Use matrix method to find the prize money for each category of the award. तो हमने मान लिया कि भाई ऑनेस्टी के लिए x रुपीज़ का अवार्ड मिल रहा है, इसके लिए y रुपीज़ का मिल रहा है और इसके लिए z रुपीज़ का अवार्ड मिल रहा है। तो अब टोटल मिलाकर 6,000 का अवार्ड दिया, तो x प्लस y प्लस z, ये जो टोटल अमाउंट है ये 6,000 के बराबर होना चाहिए। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन में कह रहा है कि व्हेन 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क, 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क की कितनी थी? z इज एडेड टू द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी है x, तो इसका टोटल बनता है आपके पास 11,000। या आप इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पहले x लिखो, फिर y वाली टर्म नहीं है तो 0y, फिर 3z इक्वल्स टू 11,000। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। फिर थर्ड में कहता है कि द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, तो ऑनेस्टी x था, हार्ड वर्क z है, टूगेदर इज डबल द अवार्ड मनी फॉर द रेगुलरिटी। यानी इन दोनों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो ये रेगुलरिटी को जो अमाउंट मिल रहा है ना उसके डबल के बराबर है। यानी x प्लस z की जो वैल्यू है ये 2y के बराबर है। तो इस 2y को इधर लाओ, ये बन गया हमारे पास तीसरी इक्वेशन। अब पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसमें पहले a बनाओगे, 1 1 1 1 0 3 1 माइनस 2 एंड 1, x आ जाएगा आपके पास x y z और b आ गया 6,000 11,000 एंड 0। फिर डिटरमिनेंट निकालो पहले। अब डिटरमिनेंट आप सेकंड रो से निकालो क्योंकि यहाँ पर एक 0 है, तो इस रो में जब ये एलिमेंट लोगे तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया, 1 प्लस 2 3 हो गया। फिर यहाँ पे इसको छोड़ो, सीधा इस पर आ जाओ -3, इसको और इसको छोड़ेंगे तो आएगा आपके पास -2 और -1 यानी -3, तो +9 और -3 तो ये हो गया आपके पास 6 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो अब आपको निकालना है इसका डिटरमिनेंट, और सॉरी इसका निकालने हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए फर्स्ट रो का जब निकालेंगे आप, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे तो 0 + 6 C12, इसको और इसको छोड़ेंगे तो आएगा 1 - 3 -2 आएगा, लेकिन यहाँ पर +2 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -2 आ रहा है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 3 निकाला था हमने तो 3 रहेगा, लेकिन साइन हो जाएगा चेंज। सेकंड रो सेकंड कॉलम का नहीं निकाला था, इसको और इसको छोड़ेंगे तो यहाँ से 1 - 1 0 बन गया, और सेकंड रो थर्ड कॉलम का था हमारे पास -3 तो ये बन जाएगा +3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 हो गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 - 1 2, यहाँ आ जाएगा -2, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा 0 - 1। अब इससे निकाल दो आप इसका एडजॉइंट को ट्रांसपोज कर दो इनका, 6 2 -2 -3 0 3 3 -2 -1। फिर इन्वर्स निकाल दो, तो डिटरमिनेंट आया इसका 6 -3 3 2 0 -2 -2 3 -1। और फिर से वैसे ही आपके पास रिलेशन बनेगा x = A 1b 1/6 6 - 3 3 2 0 -2 -2 3 -1 इंटू में b हमारे पास 6,000 11,000 एंड 0। यहाँ पर आ जाएगा 36 या आ जाएगा 33, तो 36 में से 33 अंदर 3,000 आ गया। इसको करोगे यहाँ से 12, बाकी तो 0 हो गया, -12 और 33, तो 33 में से
33 में से आप 12 कर दो माइनस, तो आपके पास बन गया 21। अब 6 से इन सबको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 5 ज़ा 30। तो जो ऑनेस्टी है उसके लिए जो अवार्ड मिल रहा है 500 रुपये का मिल रहा है, रेगुलरिटी के लिए अवार्ड मिल रहा है 2000 का, और हार्ड वर्क के लिए अवार्ड मिल रहा है 3500 का। तो ये तीनों की आपके पास वैल्यू आ गई है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही आप सबको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से करो और इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करके आओ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।